वेलकम बैक टू यूनाइट जंक्शन। मैं रेशु चौधरी आज आपके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ जीएसटी के लेक्चर्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम पहले हमारे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लेम आईटीसी एंड कलेक्ट टैक्स? क्या आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है यस, सेकंड ऑप्शन कहता है नो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। डी ऑप्शन कहता है कैन नॉट क्लेम आईटीसी बट हैव टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी मीन्स होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो और सेकंड कहता है क्या तुम कलेक्ट कर सकते हो टैक्स? तो बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के ना तो आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो और ना ही किसी भी तीसरे पर्सन से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहता है कि बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के ना तो आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे और ना ही टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है अ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी इफ़ ही इज़ अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ए क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है और वो रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो आप जीएसटी पे नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, भले ही आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लो यानी कि अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लो, या फिर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाए तब आप रजिस्ट्रेशन लो, दोनों ही केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब बी स्टेटमेंट कहती है वंस अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट ही इज़ बाउंड टू पे जीएसटी इवन इफ हिज टर्नओवर इज बिलो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख 20 लाख। कमेंट ऑन द अबव स्टेटमेंट। तो हमारी जो बी स्टेटमेंट कहती है, ये कहती है कि अगर एक बार आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो भले ही आपका टर्नओवर 20 लाख हो या 20 लाख से कम हो, आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो सही कहती है। एक बार ही आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कहता है हमारा करेक्ट, ए स्टेटमेंट करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। नहीं, बी ऑप्शन कहता है ए इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है, और सी ऑप्शन कहता है दोनों ही सही है और डी ऑप्शन कहता है दोनों ही गलत है। तो हमारा इसके अंदर बी ऑप्शन सही है, जो कहता है पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, समझ आया? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन केस वेयर अ पर्सन मेक सप्लाई फ्रॉम मल्टीपल स्टेट एंड हिज टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट ही हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जब आपका थ्रेशोल्ड, एक पर्सन है, मान लो फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, ठीक है, वो 3-4 स्टेट से सप्लाई कर रहा है, उत्तराखंड से कर रहा है, यूपी से कर रहा है, ठीक है, और हमारा दिल्ली से कर रहा है, गुजरात से कर रहा है। ठीक है, अब हमने उसका टर्नओवर कैलकुलेट करा तो वो थ्रेशोल्ड, उसका टर्नओवर जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड जा रहा है। तो अब आप बताइए कि उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ेगा? इन ऑल स्टेट, हर स्टेट में लेना पड़ेगा, ये इन ओनली वन स्टेट वेयर अ टर्नओवर इज ग्रेटर दैन 20 लाख। सी ऑप्शन कहता है इन स्टेट वेयर अ टर्नओवर इज ग्रेटर दैन 20 लाख, और डी ऑप्शन कहता है एनी वन ऑफ द स्टेट। तो पहला ऑप्शन हमें कहता है कि हर वो स्टेट जहाँ से वो सप्लाई कर रहा है उसे वहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमें क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है कि केवल वहाँ से, उस स्टेट से जहाँ पर उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ है। सी ऑप्शन कहता है इन स्टेट वेयर टर्नओवर इज ग्रेटर दैन 20 लाख। ठीक है, और डी कहता है एनी वन ऑफ दैम स्टेट, मतलब कोई भी एक स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन करा ले। तो हमने पढ़ा था कि जिस भी स्टेट में आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होता है
तो आपका हर ओवरऑल टर्नओवर देखा जाता है। ओवरऑल मतलब पूरे इंडिया में आपका टर्नओवर कितना कैलकुलेट हुआ, तब आपका रजिस्ट्रेशन लायबल होता है। तो आपको हर स्टेट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाती है तो आप हर उस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हो जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हो, जहाँ से आप माल को बेच रहे हो। आप दिल्ली से बेच रहे हो, आप उत्तराखंड से बेच रहे हो, आप यूपी से बेच रहे हो, आप गुजरात से बेच रहे हो, तो हर उस स्टेट में आपको अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट से आप सामान सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है इन ऑल दीज स्टेट, हर उस स्टेट में जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हो जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाती है। ठीक है, ये समझ आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इन केस ऑफ जॉब वर्क वंस द वर्क इज बीन completed द वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर। देखो क्वेश्चन कहता है कि जब आप किसी भी सामान को एज अ जॉब वर्क काम करने के लिए देते हैं, ठीक है, और जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, उस गुड्स की वैल्यू किसके टर्नओवर में ऐड करी जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके अंदर, प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगी या कि जॉब वर्क, बी ऑप्शन कहता है या जॉब वर्क करके टर्नओवर में ऐड होगी। सी ऑप्शन कहता है कि एजेंट के टर्नओवर में ऐड होगी, और डी ऑप्शन कहता है एदर ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ जॉब वर्क क्या होता है। जॉब वर्क होता है जब आपको कुछ काम कराना होता है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल मैं कोई कपड़ा लेके आती हूँ, मुझे उस कपड़े पे कलर कराना है, ठीक है, तो मैं कलर वाले की दुकान पे जाके बोलती हूँ भैया इस कपड़े पे आपको कलर करना है, ठीक है, तो वो जो कलर करेगा उसको बोला जाता है जॉब वर्क। ठीक है, वो कलर करके वो कपड़ा वापस मुझे दे देगा, मैं प्रिंसिपल हूँ, वो मुझे दे देगा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स किसकी टर्नओवर में ऐड होगी, तो वो ऐड होगी प्रिंसिपल के। जॉब वर्कर तो अपना काम कर देगा, जॉब वर्कर तो सिर्फ कलर करने का काम है उसका, सर्विस प्रोवाइडर है वो, गुड्स से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ कलर करना है, कलर करने की सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल का गुड है तो प्रिंसिपल के ही टर्नओवर में ऐड होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 5th क्वेश्चन है, वेयर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न देन विल द ट्रांसफर इज लाइबल टू रजिस्टर्ड इन जीएसटी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने किसी एक्स पर्सन को उसे बेच दिया, किसी पर्सन को मैंने उसे बेच दिया। तो सबसे पहले जो बेचता है वो ट्रांसफरर होता है, और जो जिसको भेजा जाता है वो ट्रांसफरी होता है, जिसको बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैं अपना गोइंग कंसर्न किसी तीसरे पर्सन को बेचता हूँ तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन होता है वो पर्सन। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी को गोइंग कंसर्न अपना बेचते हो और आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हो तो आपका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका तो बिजनेस ही बिक रहा है। लेकिन जिस बंदे ने उसे ख़रीदा है उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस केस में हम जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखते हैं। याद रखना, जब हम अपना गोइंग कंसर्न, अपना चला हुआ बिजनेस बेचते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, और हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है पहले से ही, तो सामने वाले पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस ही अभी रहा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा यस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो किस फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म नंबर ए ऑप्शन कहता है जीएसटी REG 01, ठीक है, जीएसटी REG 02, जीएसटी REG 30 और जीएसटी REG 06। तो हमने देखा था कि जब हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्म जीएसटी REG 01 के अंदर अप्लाई करते हैं, 2 के अंदर एक्नॉलेजमेंट आती है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा जो जीएसटी की एप्लीकेशन जाती है वो फॉर्म नंबर GST REG 01 के अंदर जाती है। ठीक है, समझ आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज आर। देखो मैंने क्या बोला था कि जब बायर लाइबल होता है जीएसटी पे करने के लिए तो उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली कौन टैक्स पे करता है, नॉर्मली हमारा सप्लायर टैक्स पे करता है, जो सेल करता है, सेलर होता है वो ही जीएसटी देता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम सेलर से टैक्स ना लेकर बायर से लेते हैं, उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर उन्होंने बोला है, ए ऑप्शन कहता है रिक्वायर टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। ए ऑप्शन कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू टैक्स देते हो तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, भले ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होए या ना होए। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन कहता है रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ओनली व्हेन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ क्रॉस्ड। बी ऑप्शन कहता है हमारा आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तभी होगा जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करेगी। ठीक है, जब आपका टर्नओवर एक लिमिट के बाद एक्सीड हो जाएगा तभी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन कहता है कैन पे द टैक्स इवन विदाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन। आपको टैक्स पे ही करना है भले ही आपका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन। डी ऑप्शन कहता है नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका सही ऑप्शन क्या है, हमने पढ़ा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 24 पढ़ा था। सेक्शन 24 के अंदर आता है हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू टैक्स देते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होए या ना होए। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर ए है। देखो इसका है हमारा ए आंसर, रिक्वायर टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होए या ना होए आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इज़ इट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी सेक्शन 24 के अंदर आता है, इसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी होता है। तो इस केस में सीधा आंसर अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको कंपलसरी है, आप रजिस्ट्रेशन लोगे ही लोगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन कहता है हमारा व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ UNI। ठीक है, UIN की फुल फॉर्म क्या है, मतलब फुल नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है अनआइडेंटिफाइड नेशन। बी ऑप्शन कहता है यूनाइटेड आइडेंटिफाई नंबर। सी ऑप्शन कहता है यूनिक आइडेंटिफाई नंबर और डी ऑप्शन कहता है यूनाइटेड इन नेशन। तो हमारा जो ये है UIN की फुल फॉर्म है हमारा ऑप्शन सी, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, याद रखना UIN की फुल फॉर्म है हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पर्सन लाइबल टू मेक एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स डिपॉजिट टू ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन आर। तो क्या बोला है कि आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। एडवांस टैक्स का मतलब पहले ही देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही आपको GST के अंदर टैक्स। अब आप कहोगे कौन से एडवांस टैक्स का होगा। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि आपकी सेल अभी हुई नहीं
लेकिन एस्टीमेट मतलब अनुमान लगाया गया आपकी सेल का और आपसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करा गया। तो ये किस केस में होता है? तो मैंने आपको बताया था ये हमारा होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो विद इन इंडिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए बिजनेस करने के लिए जाते हैं। तो वो स्टेट वाले उनसे पहले तो एडवांस टैक्स और एडवांस रजिस्ट्रेशन कराते हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट की कोई उसमें ज़रूरत नहीं होती, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो इंडिया से बाहर से आते हैं, फॉरेन पर्सन होते हैं जो, ठीक है, वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उनसे एडवांस टैक्स लिया जाता है। और रीज़न भी बताया था मैंने आपको, इसलिए लिया जाता है कि वो बंदे आए, बिजनेस करा, चले गए, तो उनको गवर्नमेंट कहाँ ढूंढती फिरेगी, वो कौन से देश का है, किस देश से आया था, या उस देश में कहाँ कहाँ ढूंढेगी। इसलिए उनसे एडवांस टैक्स पहले ही टैक्स ले लिया जाता है, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है, ए ऑप्शन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं। बी ऑप्शन कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये भी नहीं। सी ऑप्शन कहता है कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये ही आंसर हमारा सही है। इन दोनों को ही एडवांस टैक्स पे करना होता है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना होता है, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ ब्रांडेड सर्विस, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल विल बी वैलिड फॉर। तो मैंने बोला था मैंने बताया था आपको पढ़ाते हुए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जब भी हम इनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होता है। एक समय सीमा होती है इनके रजिस्ट्रेशन के वैलिड होने की, वो होती है 90 डेज़। 90 डेज से ये एक्सटेंड करा सकते हैं बाद में, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहता है पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। बी ऑप्शन कहता है 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी ऑप्शन कहता है अर्लियर ए और बी, और डी ऑप्शन कहता है लेटर ऑफ ए एंड बी। तो मैंने बोला था 90 डेज़। 90 डेज़ कहाँ से? इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया वहाँ से 90 दिन के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। याद रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआर पर्सन जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन सिर्फ 90 डेज़ का ही वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है where a change in the constitution of any business result in change of the permanent account number of a registered person and the person shall apply for। देखो, constitution of any business क्या होता है? जब हम अपना बिजनेस चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे? पहले हम एक फर्म के रूप में काम करते थे, लेकिन अब हम कंपनी में चेंज हो गए, तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज करना, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। तो हम फर्म से अब कंपनी में कन्वर्ट हो गए, तो अब हम पर्सन चेंज हो गया, तो पैन नंबर भी अलग लिया जाता है और उनको रजिस्ट्रेशन भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना। तो ए ऑप्शन कहता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन कहता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन कहता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डी ऑप्शन कहता है नो इफेक्ट ऑन रजिस्ट्रेशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस होता है तो आपका पर्सन चेंज होता है, फर्म से कंपनी हो गई, और इन कानून के नज़रों में फर्म अलग पर्सन होती है और कंपनी अलग पर्सन होता है, इंडिविजुअल अलग पर्सन होता है और एओपी बीओआई अलग पर्सन होता है। तो जब आप फर्म से कंपनी में चेंज होते हो तो इसका मतलब पर्सन चेंज हो रहा है, और पर्सन चेंज हो रहा है तो उसका पैन नंबर चेंज हो रहा है, और पैन नंबर चेंज होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन भी नया ही लेना पड़ेगा नए पैन के हिसाब से। तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपका नॉर्मली देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का तो रहता है हमारा 90 डेज़, ये तो बता दिया था हमने तुम्हें आपको पढ़ाते हुए। लेकिन और किसी केस में मैंने आपको टाइम लिमिट नहीं दी थी कि 20 डेज़ 30 डेज़ 40 डेज़, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी। तो जब वो पूछते हैं वैलिडेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो होता है जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाते हो तब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड ही रहेगा। चाहे आप 10 साल बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप 20 साल चला रहे हो, या आप बंद ही नहीं कर रहे हो ताउम्र, तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड ही रहेगा। तो 1 ईयर ऐसा कुछ नहीं है, 1 ईयर भी नो वैलिडिटी, वैलिड टिल इज़ कैंसिल। जब तक आप खुद अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कराते हो तब तक वो वैलिड ही रहता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। सिर्फ 2 केसेस को छोड़कर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, एनी पर्सन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his motion may apply to such officer for revocation of cancellation of registration within dash from the date of service of the cancellation order। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहता है हमें अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर आ गया और वो ऑर्डर किसने दिया, हमें प्रॉपर ऑफिसर ने कहा मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ। और ये भी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर ऑफिसर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है किन कारणों से। अगर हमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, 6 महीने हो गए हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, इस बेसिस पर। अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर हमने लॉ का उल्लंघन करा और अलग अलग कारण हैं, तो उन कारणों को आप ध्यान से पढ़ लेना। तो प्रॉपर ऑफिसर उन कारणों के बेसिस पे आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो यही बोला गया है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरा कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया, प्रॉपर ऑफिसर ने दिया, तो क्या मैं उस ऑर्डर के लिए रिवोकेशन, उस ऑर्डर को वापस लेना, रिवोक का मतलब वापस लेना, तो मैं क्या उस कैंसिलेशन को वापस लेने के लिए प्रॉपर ऑफिसर को बोल सकता हूँ। अगर मैं बोल सकता हूँ तो कितने दिन के अंदर अंदर मुझे बोलना पड़ेगा या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे तुम्हारा कैंसिलेशन का ऑर्डर आया वहाँ से 30 दिन का टाइम दिया जाता है, आप उस एप्लीकेशन डालकर रिवोक करा सकते हो अपना कैंसिलेशन, ये कह के कि सर हमसे जो गलती हो गई अब नहीं करेंगे, रिटर्न सारी टाइम से फाइल करेंगे, रिटर्न जितनी भी थी अब तक फाइल कर दी, जितना टैक्स था सारा दे दिया सर, प्लीज़ आप हमारा रजिस्ट्रेशन वापस ले लीजिए, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल कर रहे हो आप हमारा, प्लीज़ उस ऑर्डर को वापस ले लीजिए। तो कैंसिलेशन का ऑर्डर आप रिवोक कर सकते हैं विदिन 30 डेज़। तो कहाँ कितने दिनों, ए ऑप्शन कहता है 7 डेज़, नहीं बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन कहता है 15 डेज़, नहीं। सी ऑप्शन कहता है हमारा 30 डेज़। तो 30 डेज़ ही का टाइम दिया जाता है आपको रिवोकेशन के लिए। ठीक है, याद रखना जब भी आपका कोई ऑर्डर कैंसिलेशन ऑर्डर आता है आप उसको वापस ले सकते हो, 30 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पैन इशू अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज़ मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला था कि जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन जब भी आपको मिलता है तो आपको 15 नंबर का नंबर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें 2 तो होते हैं आपके स्टेट कोड, 10 नंबर होते हैं आपके पैन नंबर, और 2 होते हैं आपके एंटिटी कोड, और 1 होता है आपका चेकसम डिजिट।
तो 15 डिजिट का आपका नंबर होता है, 15 डिजिट का आपका नंबर होता है। क्या बोलते हैं उसको? जीएसटी इन। जीएसटी इन कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। ठीक है, 15 नंबर का होता है, जिसमें से 10 नंबर तो पैन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है तो पैन इशू होना ज़रूरी होता है। ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी ही होता है, कंपलसरी होता है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको जीएसटी का नंबर नहीं दिया जाता, जीएसटी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होता है तो। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज़ अ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्ट। यस। बी ऑप्शन कहता है यस, आपको कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर। तो यस, बट NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मे बी ग्रांट रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट। देखो ये क्या कहता है, हाँ आपको पैन नंबर लेना ज़रूरी होता है, लेकिन जो फ़ॉरेन के पर्सन होते हैं उन पे तो पैन नंबर होता ही नहीं, हमारे देश का उन पे पैन नंबर नहीं होगा ना, तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? अदर डॉक्यूमेंट पे करोगे। तो ये सही बोला उसने। क्या बोला? यस, बट एनआरपी के केस में हम अदर डॉक्यूमेंट पे उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे उनका पासपोर्ट हो गया। ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है? यस, बट पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 मे हैव 10 इन लीव ऑफ पैन। ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही। क्या बोल रहा है? यस, आपको पेन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप सेक्शन 51 के अंदर TDS काटते हो, TDS काटते हो तो आपको 10 नंबर लेना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट भी सही है और सी स्टेटमेंट भी सही है। अब डी ऑप्शन देख, तो डी ऑप्शन हमारा कहता है बोथ, बी और सी। तो यानी कि बी और सी दोनों ही सही है। हमने बोला बी भी सही था और वो सी भी सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन 16 क्या कहता है? द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन यूज बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब देखो, मैंने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का भी बताया था आपको, GSTREG01 होता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एनआर के केस में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में, हमको जो फॉर्म दिया जाता है वो दिया जाता है GSTREG, पढ़ा था ये भी 09। ठीक है, तो GSTREG जो 1 होता है ये भी नहीं होता। 2 में एक्नॉलेजमेंट आती है, 5 के अंदर रिजेक्शन आता है, 9 के अंदर एप्लीकेशन जाती है एनआर वालों के लिए, और जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए जाती है GSTREG 01। याद रखना, एनआर वालों के केस में अलग जाती है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी 1 ही डालता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है हमारा 9। फॉर्म नंबर 9 के अंदर हमारा जाता है किसके लिए? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, द प्रॉपर ऑफिसर विल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग वाइल कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन। वेदर द, ए ऑप्शन, वेदर द बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यू। B option, whether there is any change in the constitution of the business. C option, whether the taxable person is no longer liable to be registered. All of the above. तो उसने बोला है कि प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल करता है? जब आपका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। सही बोला। जब आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जब आपका बिजनेस चेंज होता है, फर्म से कंपनी बन रहे, तो फर्म का कैंसिल होकर कंपनी का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। सही। और जब तक नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, जब तक आपको लाइबल नहीं था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव सही है। ठीक है, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू का मतलब होता है आपका बिजनेस ख़त्म हो गया। अब आपका बिजनेस ख़त्म हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन करते हो, बिजनेस में चेंज करते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब फॉर्म से कंपनी बन रहे हो, कंपनी से फॉर्म बन रहे हो, या एओपी बन रहे हो, या इंडिविजुअल हो रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसमें तीनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशू इन विच फॉर्म। हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट होता है, कौन सा ग्रांट होता है हमारा, जहाँ पर आपको GSTN दे दिया जाता है, तो वो कौन से फॉर्म में होता है, फॉर्म नंबर GST-REG 06 के अंदर दिया जाता है। 2 का मैंने बोला था आपको एक्नॉलेजमेंट जाती है, 3 में सो कॉज नोटिस देता है आपका प्रॉपर ऑफिसर आपको, ठीक है, और 5th में रिजेक्शन मतलब आपका GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा ए, कहता है फॉर्म GST-REG 06 के अंदर ही हमको GST का रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। ठीक है, इतने ही MCQ है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे सप्लाई के ऊपर। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके भी MCQ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया, उसके भी MCQ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई की डेफिनेशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।